नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के एस एल कमलेश सैनी लेक्चर्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, फ्री यूट्यूब बेस जो चल रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड ज्योग्राफी का, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा ये यूट्यूब जो लेक्चर्स है ये रहेगा भारत के भौतिक प्रदेशों के ऊपर। तो भारत के भौतिक प्रदेश पार्ट फर्स्ट इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो है टॉपिक के भौतिक प्रदेश। तो साथियों जुड़ जाइए, इसे सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। भारत के भौतिक प्रदेश क्या होता है? भौतिक प्रदेश कि वह भूभाग जो भूगर्भिक संरचना, उच्चावच आदि में औसत आंतरिक समरूपता रखता हो उसे भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भौतिक प्रदेश क्या है कि कोई भी भूभाग जो भूगर्भिक संरचना में, भूगर्भिक जो बनावट है, उच्चावच आदि में समरूपता रखता हो उसे भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भारत के विभिन्न उच्चावच की भारत में पाए जाने वाले जो उच्चावच कौन कौन से हैं और उनका प्रतिशत कितना है? तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 11% भूभाग के ऊपर पर्वत पाए जाते हैं। 18% भूभाग के ऊपर है पहाड़ पाए जाते हैं। पठार 28% भूभाग के ऊपर क्या है? पठार पाए जाते हैं। मैदान 43% भूभाग के ऊपर है, मैदान पाए जाते हैं। संपूर्ण हम भारत के क्षेत्रफल की हम बात करें दोस्तों, तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के ऊपर कौन कौन से उच्चावच हमें दिखाई देते हैं? तो पर्वत क्या है? 11% भूभाग के ऊपर, पहाड़ 18% भूभाग के ऊपर है, पठार 28% भूभाग के ऊपर और मैदान है 43% भूभाग के ऊपर है, फैले हुए हैं। मैदान 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। 300 से 600 मीटर है उसके मध्य ऊंचाई वाला भूभाग है, पठार कहलाता है, जो ऊपर से सपाट होता है। पहाड़ की बात करें तो 600 से 1800 मीटर ऊंचा जो भूभाग है उसे पहाड़ कहा जाता है। पर्वत 1800 मीटर से अधिक जो ऊंचा भूभाग है और ऊपर से क्या है? चपटा, या कह सकते हैं इस प्रकार से ऊपर से क्या है? इसका जो है आकार है ये है तीक्ष्ण हो जाता है, तो इसे कहा जाता है नुकीला हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, तो इसे पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट हम साथियों इसमें देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच कौन सा है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में किस प्रकार से कि भारत में सर्वाधिक जो विस्तृत उच्चावच है वह कौन सा है? तो मैदान है। सर्वाधिक भूभाग के ऊपर फैला हुआ उच्चावच कौन सा? मैदान। अभी हमने पढ़ा था साथियों, ये देखिए मैदान सर्वाधिक क्या है? 43% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। तो मैदान क्या है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग के ऊपर विस्तृत उच्चावच कौन सा है? तो मैदान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार से कि भारत में किस भौतिक प्रदेश का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? कि भारत में पाए जाने वाले जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें सर्वाधिक विस्तार कौन से भौतिक प्रदेश का है? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। ये सर्वाधिक भूभाग के ऊपर फैला हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर है ये फैला हुआ है। दो क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों भारत के भौतिक प्रदेशों को 1964 में भारत के राजपत्र में गजेटियर ऑफ इंडिया में 4 भागों में विभाजित किया गया। 1964 में भारत का राजपत्र है, उसमें भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। भौतिक प्रदेशों का यह विभाजन प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी के द्वारा किया गया। जो एस.पी. चटर्जी महोदय हैं उनके द्वारा भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया। भौतिक प्रदेशों का यह विभाजन प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण पर आधारित था। यह वर्गीकरण एस.पी. चटर्जी द्वारा इन भौतिक प्रदेशों के उद्भव, उच्चावच व भौमिकीय संरचना पर आधारित था। जो 1964 का जो वर्गीकरण है भौतिक प्रदेशों का, यह वर्गीकरण क्या है? प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी द्वारा जो प्रदत्त दिया गया जो वर्गीकरण था उसके ऊपर आधारित था। और प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी थे, उन्होंने भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वह उच्चावच व भौमिकीय संरचना के आधार पर किया था।
तो इस आधार पर है भारत के क्या है 4 भौतिक प्रदेश है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। इस प्रकार से क्या है साथियों 4 भौतिक प्रदेश बन जाते हैं भारत के। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर का विशाल मैदान टेथिस सागर का अवशेष, दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है गोंडवाना लैंड का अवशेष। तो किनके अवशेष है, कौन सा भौतिक प्रदेश किसका अवशेष, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में उत्तर का विशाल मैदान है, टेथिस सागर का अवशेष है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार व तटीय मैदान व द्वीप समूह दोनों क्या है गोंडवाना लैंड के अवशेष माने गए हैं। भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम जो पहला भौतिक प्रदेश आज डिस्कस करेंगे वह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वतमाला का हम अध्ययन करते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो उसे कौन कौन से सिद्धांत है उनके बारे में जानना जरूरी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल है या फिर सेंट्रल लेवल की सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स के लिए बेहद उपयोगी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक है हिमालय की उत्पत्ति, सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हिमालय की उत्पत्ति भूसन्नति सिद्धांत, भू अभिनति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, तो इसका नाम है कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित पहला हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं भूसन्नति सिद्धांत, जिसे भू अभिनति सिद्धांत या जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी कहा जाता है। तो साथियों इसमें देख पा रहे हो आप इंडियन प्लेट जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यूरेशियन प्लेट जो अंगारा लैंड का अवशेष है, दोनों एक दूसरे के क्या है आमने सामने खिसक रही होती हैं। इन दोनों के आमने सामने खिसकने से जो टेथिस सागर का जो अवशेष है अवसाद है टेथिस सागर में जो अवसाद है वह क्या है वलित होकर के यहाँ पर क्या है पर्वतमाला का निर्माण होता है। हिमालय पर्वतमाला का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। टेथिस सागर को हिमालय का पालना या गर्भगृह कहा जाता है। तो साथियों हिमालय का निर्माण भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार कैसे होता है, तो क्या है यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट आमने सामने खिसकने से जो टेथिस सागर में अवसाद इकट्ठा था वह अवसाद वलित या फोल्डेड हो जाता है और इस संरचना को क्या है कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। हिमालय का पालना या गर्भगृह किसे कहा जाता है, टेथिस सागर को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, सामान्य मत की बात करें। सामान्य मत किसका, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी जो सामान्य मत है वह क्या है। हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपीय प्लेटों यूरेशियन तथा इंडियन प्लेट के अभिसरण से हुई है। टेथिस सागर के अवसादों के वलित होने से हिमालय का निर्माण होता है। ये क्या सामान्य मत है कि एक तो क्या है यूरेशियन प्लेट है, दूसरी क्या है इंडियन प्लेट है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खिसक रही होती हैं। अभिसरण होना, एक दूसरे के आमने सामने खिसकना। तो टेथिस सागर का अवशेष है वह फोल्ड होकर के क्या है ऊपर की ओर है फोल्ड हो जाता है, वलित हो जाता है, जिससे क्या है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। तो हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो वलित पर्वतमाला है। सिकुड़न या शीतलन सिद्धांत, तीसरा जो सिद्धांत है सिकुड़न या शीतलन सिद्धांत किसका, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी तीसरा सिद्धांत जिसका नाम है सिकुड़न या शीतलन सिद्धांत। सिकुड़ना, शीतल होना, शीतल मतलब कि ठंडा होना। सिडनी बुर्राड़ एक विद्वान है ज्योग्राफी के, उन्होंने बताया है सिडनी बुर्राड़ के अनुसार पृथ्वी के धरातल के नीचे एक परत है जो अपेक्षातया मंद गति से शीतल होती है। सिडनी बुर्राड़ ने बताया कि पृथ्वी के धरातल के नीचे एक ऐसी परत आती है जो अपेक्षातः धीमी गति से मंद गति से शीतल होती है, ठंडी होती है। शीतलन के उपरांत यह परत सिकुड़ती है व विखंडित होती है, जिससे धरातलीय परत में भी
सिकुड़न होने लगती है। सिकुड़न के परिणाम स्वरूप हिमालय के मोड़ों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण हुआ है। सिडनी बुर्रार्ड ने क्या बताया है कि पृथ्वी का धरातल है उसके नीचे एक ऐसी परत पाई जाती है जो मंद गति से धीमी गति से ठंडी होती है। ठंडी होने के उपरांत क्या होता है कि सिकुड़ जाती है। सिकुड़ना मतलब कि पहले कोई चीज़ फैली हुई थी, अब क्या है कि यह सिकुड़ जाएगी, ये स्थान क्या है कम घेरेगी, सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या है कि इसमें क्या है अनेक मोड़ों का निर्माण होता है, कह सकते हैं अनेक पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। ऐसा मत किसका है? सिकुड़न या शीतलन सिद्धांत सिडनी बुर्रार्ड के द्वारा ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट एडवर्ड स्वेस के अनुसार, जो एडवर्ड स्वेस महोदय हैं उन्होंने हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई इसके ऊपर प्रकाश डाला है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार अंगारा लैंड यूरेशियन जो खंड है दक्षिण की ओर खिसका तथा गोंडवाना लैंड जो भारतीय खंड है वह स्थिर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है कि जो अंगारा लैंड था, इस प्रकार से उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग क्या था गोंडवाना लैंड। तो क्या बता रहे हैं कि अंगारा लैंड तो क्या है दक्षिण की ओर खिसकता है तथा गोंडवाना लैंड अपनी जगह स्थिर रहता है। ये क्या है? एडवर्ड स्वेस का मत। एडवर्ड जो स्वेस है उन्होंने कहा कि अंगारा लैंड है वह दक्षिण की ओर खिसका तथा गोंडवाना लैंड स्थिर रहा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। इमाइल अरगंड महोदय इन्होंने बताया है कि गोंडवाना लैंड तो क्या है उत्तर की ओर खिसका तथा अंगारा लैंड क्या है स्थिर रहा। ये देख पा रहे हो आप यहाँ पर, जो अंगारा लैंड है वो तो क्या स्थिर है अपनी जगह पर, और जो गोंडवाना लैंड है वह उत्तर की ओर खिसकने से क्या है हिमालय का निर्माण होता है। ऐसा बता रहे हैं इमाइल अरगंड महोदय। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, कोबर के अनुसार अंगारा लैंड दक्षिण की ओर तथा गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसका, अर्थात दोनों दृढ़ भूखंड एक दूसरे की ओर गतिशील हुए। ऐसा बता रहे हैं कोबर महोदय, जिन्होंने बताया कि अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड है दोनों एक दूसरे के आमने सामने की ओर खिसकते हैं, जिससे क्या है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों, आर्थर होम्स महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सहवन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सहवन तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर क्या है हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति को बताया है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है? तो साथियों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था हैरी हेस व मॉर्गन महोदय ने। हैरी हेस व मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इसके अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के परस्पर टकराने के परिणाम स्वरूप हुई। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसी होती है? तो हिमालय की उत्पत्ति क्या है, इन्होंने बताया कि एक तो यूरेशियन प्लेट है, दूसरी इंडियन प्लेट, एक दूसरे के आमने सामने खिसकने से या टकराने के जो फलस्वरूप है हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति होती है। ऐसा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा ऐसा बताया जाता है, सिद्ध होता है। अधिक घनत्व वाली भारतीय प्लेट का क्षेपण कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे होने के कारण मध्यवर्ती भाग में वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। यह मत वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में क्या है, इसके अनुसार है अधिक घनत्व वाली, घनत्व अधिक किसका है? इंडियन प्लेट का घनत्व अधिक है, जो कम घनत्व वाली जो यूरेशियन प्लेट है उसके नीचे क्षेपित हो जाती है। इसके नीचे क्षेपित होने से क्या है कि इसका मध्यवर्ती जो भाग है, बीच का भाग है, वहाँ पर क्या है वलित पर्वतों का निर्माण होता है। दो प्लेटें हैं, एक तो यूरेशियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट क्या है अधिक भारी है, जो क्या है कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक जाती है, क्षेपित हो जाती है, जिससे इंडियन प्लेट के मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन, कह सकते हैं वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और यह मत वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। विद्वान इसको सर्वाधिक मानते हैं, इसको मान्यता देते हैं। इसके आधार पर क्या है कि
हिमालय जो वलित पर्वतमाला है उसका निर्माण हुआ है, जो इंडियन व यूरेशियन प्लेट दोनों के आमने सामने खिसकने से क्या है, इसका निर्माण होता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अब इसके बारे में साथियों बताया गया है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। भारत के उत्तरी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उसका विस्तार क्या है, भारत का उत्तरी भाग है, वहाँ पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यह भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व तक चापाकार रूप में विस्तृत है। कौन? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतमाला है वह चापाकार रूप में विस्तृत है, फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणियां मैदानी भाग की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल ढाल के रूप में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से बनता है कि यह पर्वत श्रेणियां कौन सी, उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश की पर्वत श्रेणियां है वह मैदानी भाग की ओर तो क्या है, उत्तल है तथा तिब्बत की ओर क्या है, अवतल है। इस प्रदेश में हिमालय प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के अभिसरण के कारण हुई है। इस प्रदेश का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का प्रमुख पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण यूरेशियन तथा इंडियन प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। इस पर्वतीय भाग को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय, नंबर 2 है मुख्य हिमालय, नंबर 3 है पूर्वांचल हिमालय। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है साथियों, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। देख पा रहे हो चित्र में ट्रांस हिमालय। तो साथियों ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। मुख्य हिमालय साथियों इस प्रकार से फैला हुआ है, देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ इस प्रकार से, ये क्या है, मुख्य हिमालय है। पूर्वांचल हिमालय, ये देखिए भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, पूर्वांचल हिमालय फैला हुआ है। रेखा चित्र के माध्यम से देख पा रहे हो, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए साथियों, देखिए रेखा चित्र में क्या है, इसको दर्शाया गया किस प्रकार से कि ये पामीर नोट है, जो पामीर ग्रंथि है, यहाँ से टिएन सेन, कुनलुन पर्वत, हिंदुकुश पर्वत यहाँ से निकलते हैं। सुलेमान श्रेणी, किर्थर श्रेणी इधर पाकिस्तान में, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अभी, कैलाश श्रेणी तिब्बत, जास्कर श्रेणी है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक क्या है, हिमालय पर्वतमाला इस प्रकार से चापाकार रूप में फैली हुई है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, नागटिब्बा उत्तराखंड, महाभारत नेपाल है, अराकानयोमा म्यांमार है। हिमालय का विस्तार, महान हिमालय का पाकिस्तान में विस्तार किर्थर व सुलेमान श्रेणी है, म्यांमार में अराकानयोमा है। ये क्या है, ये महान हिमालय का विस्तार है जो क्या है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, म्यांमार में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान में जहाँ इसको किर्थर व सुलेमान श्रेणी के रूप में जाना जाता है, म्यांमार में ये अराकानयोमा के रूप में फैली हुई है। पहला भाग इसका पढ़ते हैं साथियों। ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, पार हिमालय, परा हिमालय, टेथिस हिमालय जिसे कहा जाता है। ट्रांस हिमालय इसी का नाम है तिब्बत हिमालय, पार हिमालय, परा हिमालय, टेथिस हिमालय। यह भारत का सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश है। कौन? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है, यह भारत का सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश है। ट्रांस हिमालय वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश कौन सा? ट्रांस हिमालय। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय है उसके उत्तरी भाग में फैला हुआ है।
इसकी उत्पत्ति का सर्वप्रथम विचार स्वेन हेडन महोदय ने दिया था। एक विद्वान थे स्वेन हेडन, इन्होंने सबसे पहले उसकी उत्पत्ति का विचार दिया था। लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है ट्रांस हिमालय की। औसत ऊंचाई इसकी 3131 मीटर है। चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर है। लंबाई 960 किलोमीटर, चौड़ाई 250 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 3100 मीटर। ऊंचाई मीटर में मापते हैं साथियों। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर व तिब्बत का कैलाश पर्वत आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी तथा कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में है, ये इसके अंतर्गत आते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से परतदार अवसादी चट्टानों से निर्मित है। जो ट्रांस हिमालय बात करें कि ट्रांस हिमालय है कौन सी चट्टानों में से निर्मित है, तो ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। साथियों, KSL चैनल आपका स्वयं का चैनल है, इसे अधिक से अधिक सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है। आप यदि शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो बिल्कुल भी है, चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। और फ्री यूट्यूब जो बैच चल रहा है आपका RPSC फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड ज्योग्राफी का, इसका लाभ उठाइए। ये जो हम पढ़ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी, ये साथियों RAS एग्ज़ाम्स के लिए बेहद उपयोगी है, लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल की लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है इंडिया ज्योग्राफी। इसके अलावा RPSC व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लगभग सभी एग्ज़ाम्स में जो इंडिया ज्योग्राफी है ये पूछा जाता है, तो बेहद उपयोगी है। सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए, सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए, रीट पात्रता परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है इंडिया ज्योग्राफी। तो साथियों, ये जो RPSC फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जो इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद उपयोगी है। तो आप सभी अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका आप फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें या फिर सब्सक्राइब करवाएं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर व तिब्बत का कैलाश पर्वत आते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से परतदार अवसादी चट्टानों से निर्मित है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा जब तक कि हमें मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। तो साथियों, लगातार बने रहिए KSL चैनल पर। कमलेश सैनी लेक्चर्स आपका अपना चैनल है। यह शीत मरुभूमि है, यहाँ वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव है। जो ट्रांस हिमालय है ये साथियों शीत मरुभूमि है, यहाँ पर वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वनस्पति विहीन जो क्षेत्र है यह हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब कि जहाँ वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। इसी कारण भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख मरुस्थल यहीं स्थित है। भारत का एकमात्र ठंडा जो मरुस्थल है लेह लद्दाख है, वह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। यह जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर अनेक जनजातियाँ निवास करती है। जनजातीय क्षेत्र है, जनजातियों की अधिकता यहाँ पाई जाती है और उनकी बहुलता भी पाई जाती है। ट्रांस हिमालय से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इत्यादि पूर्ववर्ती नदियाँ निकलती हैं। ट्रांस हिमालय से सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है आदि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वह निकलती हैं। मध्य भाग सर्वाधिक चौड़ा है ट्रांस हिमालय का, जो एक जल विभाजक का कार्य करता है, वाटर डिवाइडर का कार्य करता है। कौन? ट्रांस हिमालय का मध्यवर्ती भाग। मेसोजोइक काल के अंत तक ट्रांस हिमालय बन चुका था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांस हिमालय का निर्माण है मेसोजोइक जो काल है उसके अंत तक इसका निर्माण हो चुका था।
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणियां 3 श्रेणियां फैली हुई हैं। सबसे पहले देखेंगे कराकोरम श्रेणी। उच्च एशिया की रीढ़ इसे कहा जाता है, मध्य एशिया की रीढ़ भी इसे कहते हैं। कृष्णागिरी, संस्कृत में कराकोरम को कृष्णागिरी कहा गया है। वसुधा का धवल शीर्ष इसे कहा जाता है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी, सबसे लंबी व सबसे ऊंची श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है कराकोरम पर्वत श्रेणी। कराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। गासर ब्रह्म, मासर ब्रह्म, हिंडन पीक अन्य प्रमुख चोटियां यहाँ अवस्थित हैं ट्रांस हिमालय में। दर्रों की बात करें तो साथियों, यहाँ के प्रमुख दर्रे जो कराकोरम श्रेणी है, इसके प्रमुख दर्रे हैं कराकोरम व अगहिल दर्रे, जम्मू कश्मीर में स्थित ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ग्लेशियर या हिमनद की बात करें तो साल्टोरो हिमनद यहाँ का एक प्रमुख हिमनद है, साल्टोरो। सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लगभग 72 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। पृथ्वी पर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर है। जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनको छोड़ दें तो विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर बन जाता है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहती है, ग्लेशियर पाए जाते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। इनके अलावा संपूर्ण विश्व की हम बात करें तो सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सर्वोच्च युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है भारत का भी और विश्व का भी सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है कि यह नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी प्रवाहित होती है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत यहाँ चलाया गया था। पाक जो सेना थी उसको यहाँ से खदेड़ा गया था और वापस इसके ऊपर अधिकार किया गया था क्योंकि ये भारत की भूमि में स्थित है। हिस्पार ग्लेशियर हुंजा घाटी में स्थित है। यहाँ पर हुंजा नदी प्रवाहित होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्पार ग्लेशियर बियाफो तथा बाल्टोरो दोनों ग्लेशियर हैं। यह सिगार घाटी में स्थित है जहाँ पर सिगार जो नदी है वह प्रवाहित होती है। बटुरा ग्लेशियर हुंजा घाटी में स्थित है जहाँ हुंजा नदी प्रवाहित होती है। कराकोरम व लद्दाख श्रेणियों के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है जो सिंधु की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। कराकोरम व लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है जो सिंधु की सहायक नदी है। नंबर 2 पर पढ़ लेते हैं साथियों लद्दाख श्रेणी। इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसे? लद्दाख श्रेणी को। लाख दर्रों का घर, शाब्दिक अर्थ की बात करें लद्दाख का तो लाख दर्रों का घर इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। माउंट सुमेरु बौद्ध धर्मावलंबी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वह इसे माउंट सुमेरु कहते हैं। भारत का शुष्क व शीत मरुस्थल है। ये जो लद्दाख श्रेणी है भारत का शुष्क या शीत मरुस्थल है। भारत का सर्वोच्च पठार की हम बात करें तो लद्दाख का पठार 4800 मीटर ऊंचाई है। इसकी लगभग औसत ऊंचाई की बात करें तो 4800 मीटर है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाता है लद्दाख का पठार। लद्दाख में गुरुला मानधाता पर्वत की चोटी है। गुरुला मानधाता पर्वत चोटी कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में है। इसके दक्षिणी भाग में मानसरोवर झील स्थित है। दर्रों की बात करें तो यहाँ पर क्या है? एक दर्रा है खारदुंगला दर्रा। यह लेह को कासगर चीन से जोड़ता है। जिनयांग प्रांत चीन में स्थित है खारदुंगला दर्रा। यह दर्रा क्या कर रहा है? यह लेह को कासगर चीन से जोड़ता है। राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल, तीव्रतम जो तीव्र ढाल है ये
जहाँ पर चढ़ने में काफ़ी कठिनाई हो। तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी है राकापोसी, ऊंचाई है इसकी 7,788 या 7,789 मीटर, जो लद्दाख पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। किसे? लद्दाख श्रेणी को मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। लद्दाख व जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। लद्दाख व जास्कर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी का विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी कहलाता है। लद्दाख श्रेणी का जो विस्तार है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी कहलाता है। एंथ्रेसाइट कोयला यहाँ मिलता है। पोगा घाटी, सेचरगेप घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा नदी घाटी यहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, पोगा घाटी, सेचरगेप घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा नदी घाटी है लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नंबर 3 है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में झेलम नदी प्रवाहित होती है। यहाँ का प्रमुख दर्रा फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा यहाँ का प्रमुख दर्रा है जास्कर श्रेणी का। शेषनाग व वेरीनाग मीठे पानी की झीलें यहीं स्थित है। शेषनाग से झेलम नदी प्रवाहित होती है, निकलती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है झेलम नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, वुलर झील का निर्माण करती है झेलम नदी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे। भारत व पाक सीमा बनाता है कौन? झेलम नदी है। भारत पाक सीमा का निर्धारण करती है, भारत पाक सीमा बनाती है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान है द्रास, जो जम्मू कश्मीर में है। यह हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा अलग होती है। यहाँ जास्कर नदी बहती है। यहाँ की प्रमुख घाटियाँ धर्मा, किंगरी, बिंगरी, साला, साल है। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे अगहिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, चांगला, लद्दाख दर्रा, खारदुंगला दर्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दर्रे। तो साथियों, आज का हमारा ये पहला एपिसोड, पहला लेक्चर्स है, पहला वीडियो लेक्चर्स है किसका? भारत के भौतिक प्रदेश का पूरा होता है। भारत के भौतिक प्रदेश पहला वीडियो लेक्चर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड ज्योग्राफी विषय के लिए, तथा ये सभी प्रकार की सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा, सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट, आरएस परीक्षा, लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम, सभी प्रकार की आरपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्ज़ाम है इसके लिए बेहद ही उपयोगी है। तो साथियों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और अधिक अच्छा काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। फ्री यूट्यूब बैच के माध्यम से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड व पेपर फर्स्ट दोनों पूरे करवाएंगे। यदि आप इच्छुक हो तो बिल्कुल आपको पूरा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल है क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बेहतरीन कंटेंट आपके सामने होगा साथियों। तो बिल्कुल अपने सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। और दोस्तों, पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो पेपर फर्स्ट है वह भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब जो बैच है आपका फ्री बैच है, इसके माध्यम से करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की क्लास लेकर देखना कैसा आपको फील होता है, कैसा लगता है, उसके आधार पर हम आगे उसको जारी रखेंगे। तो साथियों, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी वाला कंटेंट आपको बिल्कुल दिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। आपका काम है कि इसे देखना, कमेंट करना, हमारा सहयोग करना। फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री यूट्यूब बैच चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको भी क्या है, आपका भी ड्यूटी है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। हमारा जो है
प्यार और समर्थन आपको देना पड़ेगा, बराबर है आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग इतना है कि बराबर आइए, क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।